नमस्कार। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया के एक बहुत ही फाउंडेशनल नाम हेनरी फेयोल और उनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उन पर बात करेंगे गहराई से। हाँ, फ्योल को तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। उनका काम वाकई में बहुत फाउंडेशनल रहा है। बिल्कुल। और ये जानकारी हमने एक ऑनलाइन लेख से ली है जो इन सिद्धांतों को काफी अच्छे से समझाता है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो मैनेजमेंट के बुनियादी आइडियाज हैं क्या, और देखिए 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं ये सिद्धांत। हाँ, काफी पुराने हैं। तो आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये कितने रेलेवेंट है या शायद नहीं है, ये भी एक सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि दुनिया तो बहुत बदल गई है। फेयोल का फोकस तो था मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाने पर क्या उनके तरीके आज की इस तेज रफ्तार टेक ड्रिवन दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, देखते हैं। तो फेयोल ने किसी संगठन के ढांचे, उसके स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके को कैसे देखा। सबसे पहले बात करते हैं काम के बंटवारे की, मतलब कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क। उनका मानना था कि अगर काम को कर्मचारियों के बीच उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांटा जाए तो क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब बढ़ते हैं। और ये सिर्फ नीचे के लेवल पर नहीं, मैनेजमेंट लेवल पर भी लागू होता है। अच्छा, और इसके ठीक बाद आता है अधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ने कहा कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। पावर और अकाउंटेबिलिटी। अधिकार के बिना मैनेजर काम नहीं करवा सकता और जिम्मेदारी के बिना जवाबदेही तय नहीं होती। पर यहाँ एक सवाल उठता है, आज के जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ अथॉरिटी ज्यादा बटी हुई होती है, क्या वहाँ ये सिद्धांत उतना सीधा सीधा लागू होता है? आज कई कंपनियों में, खासकर जैसे टेक स्टार्टअप्स हैं या एजाइल टीम है, वहाँ अथॉरिटी अक्सर पोजीशन से ज्यादा रोल या एक्सपर्टीज से जुड़ी होती है। जिम्मेदारी भी शेयर्ड हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो फेयोल के सिद्धांत का मूल आइडिया है कि जिसे फैसला लेने का हक है उसे उसके नतीजे की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। बस उसका रूप बदल गया शायद। हाँ, मतलब फॉर्म बदल गया है। हाँ, अथॉरिटी अब ज्यादा डायनेमिक हो गई है, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। और इसी से जुड़ा है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत। हाँ, फेयोल के हिसाब से एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक डायरेक्ट बॉस होना चाहिए जिससे उसे ऑर्डर्स मिले। हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उनका तर्क था कि एक से ज्यादा बॉस होंगे तो कंफ्यूजन होगा, इंटरेस्ट क्लैश करेंगे। पर क्या ये आज की मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स में मुमकिन है जहां एक ही बंदा कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा देखें तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट ही करता है। वही तो। और यहीं फेयोल के सिद्धांत की एक लिमिटेशन दिखती है, अगर हम उसे बिल्कुल शब्दशाह लें। लेकिन अगर हम उसके पीछे की भावना देखें, मतलब क्लैरिटी रहे, कंफ्यूजन ना हो, तो वो आज भी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को सफल होने के लिए बहुत क्लियर रोल डेफिनेशन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और प्रायोरिटी सेट करने के तरीके चाहिए होते हैं, ताकि पता हो किसकी सुननी है कब। हाँ बिल्कुल। तो सिद्धांत भले ही अक्षरशः फॉलो ना हो, पर उसका मकसद हासिल करने के तरीके निकालने पड़ते हैं। इसी से मिलता जुलता है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक जैसे लक्ष्य वाली एक्टिविटीज के लिए एक ही प्लान और एक ही हेड होना चाहिए। हाँ, जैसे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हाँ, तो उसका एक ही मार्केटिंग प्लान और एक ही हेड हो। ये सिद्धांत तो शायद आज भी उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। हाँ, ये वाला ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक कॉमन गोल और डायरेक्शन के बिना टीमें या डिपार्टमेंट्स असरदार तरीके से काम नहीं कर सकते, वरना सब अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। बिल्कुल। रिसोर्स वेस्ट होंगे, नतीजा शायद ही मिले। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट की बात है, वो आज भी उतनी जरूरी है। अब आते हैं स्ट्रक्चर से जुड़े दो और सिद्धांतों पर। पहला, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। हाँ, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर किस लेवल पर होनी चाहिए। फेयोल ने इसमें बैलेंस की बात की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज और हालात पर डिपेंड करेगा। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी न्यूट्रल होनी चाहिए और पावर डिवीजन में सही तालमेल होना चाहिए। और दूसरा, अधिश श्रृंखला, स्केलर चेन। ये हायरार्की की बात करता है, ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन और अथॉरिटी की एक क्लियर चेन। हाँ, ताकि सबको पता हो कि उसे किसे रिपोर्ट करना है और इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगे। लेकिन क्या ये आज के दौर में थोड़ी ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देता? एकदम सीधी चेन। देखिए, स्केलर चेन का मकसद तो क्लैरिटी लाना था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फ्यूल खुद भी इतने रिजिड नहीं थे, उन्होंने गैंग प्लैंक का आइडिया भी दिया था। गैंग ब्लैंक, वो क्या है? मतलब इमरजेंसी में या जरूरत पड़ने पर सेम लेवल के मैनेजर्स सीधे बात कर सकते हैं, चेन को बाईपास करके।
बस शर्त ये थी कि वो अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म रखें। अच्छा, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। हाँ, आज के जो नेटवर्क वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा फ्री फ्लो करता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी और फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर की ज़रूरत तो पड़ती ही है, भले ही वो ट्रेडिशनल हायरार्की जैसा ना दिखे। और सेंट्रलाइजेशन का क्या, उसका बैलेंस? वो तो आज भी एक बड़ा मुद्दा है। पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन धीमे हो सकते हैं, नीचे के लेवल पर इनिशिएटिव खत्म हो सकता है। और बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड, उसमें कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो सकता है, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन खो सकता है। तो वो सही बैलेंस ढूंढना जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, साइज, माहौल के हिसाब से हो, वो आज भी मैनेजमेंट की एक बड़ी चुनौती है। मतलब फेओल ने इन स्ट्रक्चरल मुद्दों की अहमियत बहुत पहले समझ ली थी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई ढांचे और कमान की बातें। अब जरा उस माहौल पर आते हैं जिसमें लोग काम करते हैं। फेओल ने अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के लिए किन चीजों पर जोर दिया? पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन। उनके लिए ये सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं था, बल्कि इसमें आपसी सम्मान, एग्रीमेंट्स का पालन और एक प्रोफेशनल रवैया भी शामिल था। हाँ, मतलब एक ओवरऑल कंडक्ट। बिल्कुल, वो मानते थे कि अनुशासन के बिना कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। फिर है व्यवस्था, ऑर्डर का सिद्धांत। इसका मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं था, है ना? नहीं, इसमें दो तरह की व्यवस्था थी। एक तो मटेरियल ऑर्डर, मतलब हर चीज के लिए एक तय जगह और हर चीज अपनी जगह पर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। और दूसरी थी सोशल ऑर्डर, मतलब हर पोजीशन के लिए सही व्यक्ति और हर व्यक्ति सही पोजीशन पर। अच्छा, तो ये तो आज के राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब और एफिशिएंट वर्कप्लेस डिजाइन जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ऑर्डर का सिद्धांत आज के लीन मैनेजमेंट और एफिशिएंट वर्कप्लेस डिजाइन के फंडामेंटल्स में दिखता है। रिसोर्स वेस्टेज रोकना, सही टैलेंट को सही जगह लगाना, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। जब चीजें और लोग व्यवस्थित होते हैं तो काम स्मूथ चलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फेओल ने इसे बहुत बेसिक लेवल पर पहचाना था। और इसी माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए फेओल ने समता, निष्पक्षता, इक्विटी की बात की। मतलब सभी कर्मचारियों के साथ न्याय हो, सम्मानजनक व्यवहार हो। हाँ, मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करें, किसी के साथ पक्षपात ना हो। आज के दौर में जब हम डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन DEI की इतनी बात करते हैं, क्या फेओल का ये सिद्धांत उसका एक बहुत अर्ली फॉर्म था? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि फेओल के टाइम में इक्विटी का स्कोप शायद आज जितना बड़ा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझा कि कर्मचारियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट उनकी लॉयल्टी और मोटिवेशन के लिए कितना जरूरी है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज्यादा कमिटेड होते हैं। सही बात है। ये सिद्धांत आज के DEI एजेंडा की कहीं ना कहीं नींव रखता है, जहां हम सिर्फ भेदभाव ना करने से आगे बढ़कर एक्टिवली एक इंक्लूसिव और जस्ट माहौल बनाने की बात करते हैं। फेओल ने यहाँ भी ह्यूमन एलिमेंट की इंपॉर्टेंस समझी थी। अनुशासन, व्यवस्था, समता, ये सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की, जहां फेओल ने सीधे सीधे एम्प्लॉय मोटिवेशन और कमिटमेंट पर फोकस किया। हाँ, ये प्रिंसिपल्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहला है व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेओल का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन का हित हमेशा किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के हित से ऊपर होना चाहिए। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं, मैनेजमेंट समेत सबके लिए था। क्या ये आज के मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस के आइडिया से मेल खाता है? काफी हद तक। आज ऑर्गेनाइजेशंस अपने कल्चर और वैल्यूज पर बहुत जोर देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज कंपनी के बड़े मकसद से जुड़ाव महसूस करें। जब एम्प्लॉयज कंपनी के मिशन में यकीन करते हैं, तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने को तैयार होते हैं। लेकिन इसमें एक बैलेंस भी जरूरी है शायद। हाँ, बिल्कुल। एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ और जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं, लेकिन हाँ, एक कॉमन पर्पस की भावना पैदा करना जो इंडिविजुअल एम्बिशन से बड़ा हो, वो आज भी लीडरशिप का एक अहम काम है। बिल्कुल। और कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए फेओल ने पारिश्रमिक के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले फेयर और सैटिस्फैक्ट्री पेमेंट और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हाँ, जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। ये तो आज भी उतना ही सच है। हाँ, लेकिन फेयर और सैटिस्फैक्ट्री की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। आज सिर्फ सैलरी काफी नहीं है। अच्छा। हाँ,
एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मौके, वर्क लाइफ बैलेंस, पहचान, सराहना, इन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को भी उतना ही महत्व देते हैं। फ्योल ने सिद्धांत दिया, लेकिन आज उसका इम्प्लीमेंटेशन कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पर्सनलाइज्ड हो गया है। कंपनियां अब टोटल रिवॉर्ड्स पैकेज पर ध्यान देती हैं। अगला सिद्धांत है कार्यकाल की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फ्योल मानते थे कि एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी में सिक्योर महसूस करना चाहिए। हाँ, बार बार एम्प्लॉय बदलना मतलब हाई टर्नओवर, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए महंगा भी है और अस्थिरता भी लाता है। लोगों को सीखने और अपना बेस्ट देने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन ये बात आज के गिग इकोनॉमी और लगातार बदलते जॉब मार्केट के थोड़ी उलट नहीं लगती? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आजकल लोग ज़्यादा जॉब्स बदलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कोर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्टेबिलिटी आज भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बनाए रखने के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। हाँ, शायद अब स्टेबिलिटी का मतलब लाइफ लॉन्ग जॉब ना हो, बल्कि एक ऐसा माहौल हो जहां एम्प्लॉय कुछ मीनिंगफुल टाइम तक रुकना चाहें और कंट्रीब्यूट करें। तो फोकस रिटेंशन पर ज्यादा है अब। हाँ, कह सकते हैं कंपनियां अब एंगेजमेंट और रिटेंशन पर ज्यादा ध्यान देती हैं। और एम्प्लॉयज को रोकने और मोटिवेट करने का एक और तरीका है उन्हें पहल करने देना। फ्योल ने कहा कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को नए आइडिया सोचने और उन्हें लागू करने की आज़ादी और इनकरेजमेंट देनी चाहिए। हाँ, इससे उनका मोराल बढ़ता है। ये सिद्धांत तो आज के इनोवेशन कल्चर के लिए बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। कंपनियां चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे आएं, इनिशिएटिव लें। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना डरे एक्सपेरिमेंट कर सकें, अपनी राय दे सकें, वो आज सक्सेस के लिए जरूरी माना जाता है। फ्योल ने यह पहचाना कि लोगों को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि सोचने और कंट्रीब्यूट करने वाला बनाना जरूरी है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ टॉप डाउन मैनेजमेंट के हिमायती नहीं थे। और आखिर में सहयोग की भावना, एस्प्री द कोर, मतलब टीम स्पिरिट, एकता में बल। हाँ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयज के बीच टीम भावना, आपसी विश्वास और सपोर्ट को बढ़ावा दे, फूट और झगड़ों से बचा जाए। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ये शायद फ्योल के सबसे ज्यादा चलने वाले सिद्धांतों में से एक है। बिल्कुल। आज हम इसे टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के रूप में जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले लोगों के दम पर सफल नहीं हो सकता। सही बात है। जब लोग एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो रिजल्ट्स कहीं बेहतर होते हैं। एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना आज मैनेजमेंट की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। और ये सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हेनरी फ्योल ने हमें मैनेजमेंट के कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए जो स्ट्रक्चर, ऑर्डर, लोग और यूनिटी पर फोकस करते थे। हाँ, उन्होंने मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाने का एक फ्रेमवर्क दिया। हमने देखा कि कुछ सिद्धांत तो आज भी सीधे सीधे रेलेवेंट है, कुछ को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है, और कुछ शायद आज के वर्किंग स्टाइल में उतने फिट नहीं बैठते। बिल्कुल। फ्योल के सिद्धांत मैनेजमेंट की सोच की ABC जैसे हैं। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। जैसा सोर्स आर्टिकल में भी कहा गया है, ये सिद्धांत प्रिडिक्शन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक बेस तैयार करते हैं। जरूरी ये समझना है कि ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि गाइडलाइंस हैं जिन्हें टाइम, कॉन्टेक्स्ट और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। सही। मॉडर्न मैनेजमेंट ने इन आइडियाज पर बिल्ड किया है, उन्हें रिफाइन किया है और कई मामलों में उनसे आगे भी बढ़ गया है, खासकर ह्यूमन रिलेशंस और अडेप्टेबिलिटी जैसे एरियाज में। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार। फ्योल ने स्ट्रक्चर और ऑर्डर पर बहुत जोर दिया, लेकिन साथ ही इनिशिएटिव और एस्प्री डे कॉर्प्स जैसे मानवीय पहलुओं को भी महत्व दिया। क्या ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है? या ये दिखाता है कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटी दोनों जरूरी हैं। हाँ, और आज के ज्यादा फ्लेक्सिबल, नेटवर्क्ड बेस्ड और अक्सर रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में फ्योल के इन 100 साल पुराने सिद्धांतों का कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट रह गया है और किसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।